गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है हाउस ऑफ नाइन और जिसे स्टीवन आर मोनरो ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। 81% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है और ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम कुछ CCTV फुटेजेस को देख पाते हैं एक बहुत ही बड़े हवेली की। हम देखते हैं वो पूरा का पूरा घर, हर एक कमरा, हॉलवेज, लिविंग रूम, सब कुछ हिडन कैमरा से कवर किया गया है, एज इफ यहाँ पर किसी रियलिटी शो की प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन उसके नेक्स्ट सीन में ही हम कुछ व्यक्तियों को किडनैप्ड होते हुए देख पाते हैं, कुछ लड़कियों को, कुछ आदमियों को और एक कपल को भी। किसी को सुनसान इलाके से, किसी को भीड़ वाले इलाके से, किसी को घर के सामने से, तो किसी को पार्किंग लॉट से। एक एक करके 9 व्यक्तियों को, सभी को बेहोश करके कुछ गुंडे गाड़ी में उठा लेते हैं। उन्हीं में से एक थी लिया, एक यंग एंड ब्यूटीफुल डांसर। उसके सेंस लौटने पर वो देखती है वो एक बंद कमरे में है। वो धीरे धीरे बाहर निकलती है जिससे हमें पता चलता है कि वो उसी हवेली में है जिसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लिया हॉलवे से आगे बढ़ती है, दूसरे कमरे में झांकती है और उसे वहां और भी ऐसे ही 2 लोग दिखते हैं जो सेंसलेस थे। लिया जल्दी से घर के मेन डोर को ढूंढ निकालती है और खोलने की कोशिश करती है, लेकिन 1000 बार धक्का देने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता। नेक्स्ट थी विंडोज, लेकिन चेक करने पर लिया को पता चलता है इस घर की सारी विंडोज सभी के सभी सील्ड हैं। इसके बाद लिया बेसमेंट की तरफ से एग्जिट ढूंढने की कोशिश भी करती है, मगर वहां पर भी उसे कोई भी वे आउट नहीं मिलता। फाइनली ये सब कुछ देखकर लिया को पैनिक अटैक आ जाता है और वो वहीं पर हॉलवे पर बेहोश होकर गिर जाती है सेकेंड टाइम। कुछ देर बाद जब उसका सेकेंड टाइम होश लौटता है, उसे अपने सामने एक प्रीस्ट दिखता है, फादर माइकल, और उनके साथ और भी ऐसे 7 लोग थे। एक पुलिस वाला था जे, एक टेनिस प्लेयर थी क्लेयर, एक फैशन डिजाइनर था मैक्स, एक कपल थी फ्रांसिस और सिंथिया, एक रैपर था राउडी, और लास्ट में एक यंग लड़की थी शोना, वो एक ड्रग डीलर है। वो लोग सभी एक साथ ही थे, मगर उनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहे थे वो लोग यहाँ पर आखिर हैं ही क्यों। ठीक उसी वक्त उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, एक आदमी की, जो इस पूरे घर में गूंज रही थी। वो आदमी उन्हें कहता है कि ये एक तरह की एक्सपेरिमेंट चल रही है और वो लोग इसी एक्सपेरिमेंट की सब्जेक्ट्स हैं। मगर ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए नहीं है, किसी सोशल अवेयरनेस के लिए भी नहीं है, ना कोई सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट उसके पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए है। ये बात सुनकर सभी को लगता है कि शायद इन लोगों में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ही, कोई कॉमन थ्रेड। मगर इस पे भी ये साइको कंफर्म करता है उन्हें बिल्कुल रैंडमली पिक किया गया है। ये सारे लोग अलग अलग क्लास, स्टैंडर्ड और रेस से बिलोंग करते हैं। ये खेल है सर्वाइवल का। जो भी इस घर से जिंदा निकल पाएगा उसे $5 मिलियन कैश मिलेगा। उन्हें अपने फैमिली के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, जिंदा रहना है और दूसरों को मार के अकेले यहाँ से निकलना है, क्योंकि उसके अलावा इस घर से निकलने का और कोई चांस नहीं है। इस घर में 75 कैमरास और उससे भी ज्यादा माइक्रोफोन्स लगाया गया है। उन पर 24 घंटे नजर रखा जा रहा है। सो ऑल दे कैन डू इज ट्राई टू सर्वाइव। ये बात सुनकर सारे लोग डर जाते हैं। $5 मिलियन बहुत ही ज्यादा रकम है, मगर बदले में किसी को मारना भी कुछ कम नहीं। सभी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। टेंशन और डर में उनके पीछे कैओस क्रिएट होने लगती है। ऐसे में सिर्फ वो प्रेस्ट और जे ही सेन बिहेव कर रहे थे। वो लोग सबको संभालते हैं और सभी को मिलजुल कर रहने के लिए कहते हैं। सबसे पहले सारे लोग ग्रुप्स में डिवाइड होकर घर के हर तरफ वे आउट ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गड्ढा मिलता है और एक लॉफ्ट भी, मगर खोदने पर उन्हें पता चलता है इसके अंदर भी और एक दीवार है। फाइनली सभी मिलकर एक टेबल टॉप से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा जैसे लोहे का दीवार था, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। परेशानी तो थी ही, ऊपर से उनके अंदर एक रेशियल टेंशन भी था। जो रैपर था राउडी, उसे व्हाइट लोगों से नफरत था, सभी से। तो उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बार बार एक्साइटेड होता जा रहा था। हाथापाई भी होता है, इवन लड़कियां भी आपस में झगड़ रही थी, मगर जे उसकी गन दिखाकर सबको शांत होने पर मजबूर कर देता है। उन्हें खाना भी मिलता है, मगर बहुत ही कम, ठंडा और बिल्कुल ही टेस्टलेस। वो लोग सभी एक एक पीस ऑफ चिकन और एक आलू खाते हैं। बाकी के पीसेस को स्टोर किया जाता है। क्या पता उन्हें कब तक यहाँ पर रहना पड़े, खाना मिले या ना मिले। किसी तरह से खाना खत्म करने के बाद वो लोग सोने चले जाते हैं, मगर वहां भी प्रॉब्लम। इस घर में सिर्फ 5 कमरे हैं, तो उन्हें मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा।
हर कमरे में 2 बेड्स हैं। उस कपल को और उस प्रेस्ट को 2 अलग अलग कमरा दे दिया जाता है। बाकी के तीनों कमरे वो लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं। मगर यहाँ पर जे और लिया को छोड़कर कोई भी एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे। क्लियर और मैक्स को लग रहा था कि बाकी के लोग उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं, जहाँ शोना और राउडी को लग रहा था कि ये दोनों फालतू में शो ऑफ कर रहे हैं। तो वैसे भी किसी को नींद तो आने ही रही थी। मगर बंद कमरे में हमें फ्रांसिस की असली इंटेंशन पता चलती है। उसे वो पैसा चाहिए था। असल में वो एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट था, जिसे अपनी जिंदगी में कुछ करना था, कुछ कर दिखाना था, मगर उसके लिए उसके पास पैसा नहीं था और शायद ना टैलेंट भी। तो उसे वो पैसा चाहिए था एट एनी कॉस्ट। जब जे और लिया सो रहे थे, कोई चोरी छुपे उनके कमरे में घुसकर जे की बंदूक चोरी करने की कोशिश करता है। पहले तो लगा था कि वो शायद फ्रांसिस ही है, मगर सिर्फ एक झलक से हमें पता चल जाता है कि ये बंदा राउडी था। मगर अंधेरे में जे उसे देख नहीं पाता। राउडी उस बंदूक को चोरी तो नहीं कर पाता, मगर सबका शक उस पर ही जाता है क्योंकि इन सब में वो ही सबसे ज्यादा इनसिक्योर था। जब सब लोग आपस में झगड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हें नीचे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कोई शोना को ट्रैक करके यहाँ आ पहुंचा है, क्योंकि वो एक मुजरिम है। बेल पर बाहर आई है और उसके लेग पर एक ट्रैकर भी अटैच्ड है। तो वो सभी मिलकर दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगते हैं, यहाँ तक कि जे कुछ गोली भी फायर करता है, मगर कोई उन्हें ढूंढने इस घर में नहीं आता। सभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए शोना म्यूजिक ऑन करती है। सभी दारू पीकर नाचने लगते हैं। सिर्फ जे, लिया और फ्रांसिस अपने अपने रूम में थे और फ्रांसिस को देखते ही वो तो अपने प्लानिंग में बिजी था। वो एक शराब के बोतल को तोड़कर टूटे हुए कांच को वेपन की तरह यूज करने की सोचता है, मगर उधर शराब के नशे में उसकी पत्नी सिंथिया और वो राउडी थोड़ा सा फ्लर्टिंग करने लगे थे। ये देखकर फ्रांसिस उसे मारने जाता है, मगर दोनों के हाथापाई में बेचारी सिंथिया की मौत हो जाती है। वो रेलिंग पर गिर गई थी। एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी जान चली गई। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, तो जे एज हिज पनिशमेंट राउडी को कमरे में बंद कर देता है। बाकी के लोग सभी बहुत ज्यादा डर गए थे, स्पेशली लड़कियां। मगर फ्रांसिस बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगा था। वो सिंथिया की लिपस्टिक लगाकर अजीब सा पोज देने लगा था आईने के सामने, एज इफ वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हिला हुआ है। ऐसे ही पूरा एक दिन बीत चुका था। सभी लोग भूखे थे, मगर इस बार उन्हें खाना बहुत ही कम मिला था, बहुत ही कम। जब जे राउडी को उसका शेयर देने जाता है, तो वो गुस्से में उस आलू को फेंक देता है। उसे लगता है ये लोग उसे चीट कर रहे हैं। गुस्से में वो पागल हो चुका था। तो जे वहां से दरवाजा लॉक करके लौट आता है, मगर वो प्रीस्ट बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे। वो चोरी छुपे उसे फिर से खाना देने जाते हैं और जे उन्हें रोकने जाता है, लेकिन तब तक दरवाजा खुल चुका था और राउडी बाहर निकलकर सबसे पहले जे को मार डालता है। एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में सभी थोड़ा बहुत वायलेंट होने लगे थे। सबके अंदर का जानवर बाहर आने लगा था और वैसे ही वो लोग एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे। जे मरते वक्त वो बंदूक फादर माइकल को देकर गया था, तो आगे से इन्हें संभालने की ड्यूटी उनकी ही थी। मगर किसी के इनर थॉट्स को पढ़ पाना इतना इजी है क्या? जैसे फ्रांसिस, वो तो सबके सामने बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं। वो तो द मोस्ट इनोसेंट पर्सन है यहाँ पर, मगर असल में उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। इनफैक्ट इस घर में सबसे पहले उसे ही इस खेल के बारे में समझ आ गया था। सनकी तो वो था ही, तो अभी उसे इस खेल में मजा भी आने लगा था। देखते देखते वो दिन भी गुजर गया। ऑन द थर्ड डे हम देखते हैं उन्हें बहुत सारा खाना भेजा गया था, साथ में एक कार्ड भी, गुड वर्क। मतलब जो कोई भी इन कैमरा से उन्हें देख रहा था, उसे इन लोगों को आपस में लड़ते देख, मरते देख, मारते देख बहुत खुशी मिल रही थी। राउडी के काम से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था। पहले तो सबको ये आइडिया बहुत ही गंदा लगता है, मगर फिर भूख भी तो लगी थी, तो सभी लोग खा लेते हैं और फ्रांसिस जाता है राउडी के पास उसे खाना देने। सभी लोग पागलों की तरह खा रहे थे। ये एक पीस ऑफ मीट उनके लिए जैसे जंग का मैदान बन चुका था। लेकिन फ्रांसिस बहुत देर तक नहीं लौटा। ये देखकर वो प्रेस्ट और लिया जाते हैं उस रूम में चेक करने, और उन्हें वहां राउडी की लाश मिलती है। उसके गले में मैक्स का स्कार्फ था, मगर उसके पास तो लास्ट फ्रांसिस गया था ना। और जितना सभी को पता चला है, वो बंदा राउडी सुसाइड प्रोन बिल्कुल भी नहीं था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सबको फ्रांसिस पर शक होता है, लेकिन कोई सबूत तो नहीं था, इसलिए सबको सभी पर शक होने लगता है। सब अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे, इसीलिए अलग अलग रहने लगे। मगर फिर भी जो होना था वो तो होगा ही। नेक्स्ट डे एक सिंपल सी बात को लेकर फिर क्लेयर और शोना बहस करने लगे थे, और इस छोटी सी बात पर क्लेयर शोना का खून भी कर देती है।
3 दिन का ये प्रेशर वो और सही नहीं कर पा रही थी। उधर फिर से फ्रांसिस का पागलपन शुरू हो चुका था, लेकिन वो सबसे ज्यादा शातिर भी था। जब लिया बाथरूम में थी, फ्रांसिस पानी में बिजली की तार फेंक कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे लिया की मौत हो जाती है। अभी बचे थे तो सिर्फ फादर माइकल, मैक्स, फ्रांसिस और क्लेयर। फ्रांसिस बातों बातों में फादर के सामने अपनी जुर्म कबूल कर लेता है, तो फादर भी उसे शूट कर देते हैं, मगर फ्रांसिस सिर्फ घायल हुआ था, मरा नहीं। उधर हम देखते हैं लिया भी जिंदा थी, सिर्फ बेहोश थी। होश लौटने के बाद वो अपने सामने फादर को शूट करते हुए देखती है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। उधर क्लेयर भी अपनी जान बचाने के लिए मैक्स से मदद मांगती है, मगर मैक्स भी पूरे तरीके से पागल हो चुका था। उसे लगता है ये लड़की अगर जिंदा रहेगी तो उसे खाना भी तो शेयर करना पड़ेगा, तो वो उसे बेल्ट से चोक करने लगता है और क्लेयर को बचाने के लिए फादर को भी उसे शूट करना पड़ता है। लेकिन सबको बचाते बचाते वो खुद को प्रोटेक्ट करना ही भूल गए थे। इसी का फायदा लेकर फ्रांसिस कांच के टुकड़ों से पहले उन्हें जख्मी कर देता है और उसके बाद उसी बंदूक से शूट करके मार डालता है। क्लियर जब भागने की कोशिश करती है तो उसे भी मरना ही पड़ता है। फ्रांसिस को लगा कि अभी वो अकेला जिंदा है, तो वो खुशी से नाचने लगता है, बार बार चिल्लाकर कहता है ही इज द विनर, मगर उसे कोई रिप्लाई ही नहीं मिलती। कैसे मिल सकती है? उसे तो पता ही नहीं कि अभी तक लिया जिंदा है और वो अपनी वेपन रेडी कर रही है। बाथरूम में फ्रांसिस ने जो कांच के टुकड़े स्टोर किया था उसे वो मिल चुकी थी, मगर लिया फ्रांसिस का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। वो डर चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और उसका ब्रेन भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। मगर फ्रांसिस उसे ढूंढ निकालता है। वो एक जानवर बन चुका था, एक जंगली जानवर। उसे इस हंटिंग में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था। ये घर उसके अंदर के जानवर को, हैवान को जगाने में कामयाब हो चुका था। वो बिल्कुल पागल की तरह लिया का पीछा करता है। बेचारी लिया उसे पीछा छुड़ाने के लिए बाहर भागती है, ऊपर भागती है, लेकिन फ्रांसिस से पीछा छुड़ा नहीं पाती। इस भागा दौड़ी में वो लोग एक साथ नीचे गिर जाते हैं। लिया के हाथ में वो जो कांच था वो फ्रांसिस के पेट में घुस जाता है। फ्रांसिस मर चुका था, बची थी तो सिर्फ लिया और वो बन चुकी थी विनर, द सोल सर्वाइवर ऑफ दिस गेम। फ्रांसिस के मरने के साथ साथ ही इस घर का दरवाजा खुल जाता है। बाहर लिया के लिए पैसों से भरे बैग वेट कर रहा था। लिया उसे उठाती है और अपने घर वापस जाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर ये क्या, उसे वहां अपने जैसे और भी 8 लोग दिखते हैं। सभी की हालत उसकी जैसी थी। उनका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो लोग बीमार हैं, परेशान हैं और साइकोलॉजिकली वीक भी, क्योंकि उन सभी के पास बिल्कुल लिया की तरह ही पैसों से भरे बैग्स थे। तो शायद उन्हें भी बिल्कुल लिया की तरह ऐसे ही एक घर में 4 दिन बिताना पड़ा। बाकी सभी से अपनी जान बचाने के लिए, बाकी सभी को मारने के लिए, घर वापस जाने के लिए लड़ना पड़ा। और अब में सभी लोग घर में और एक घर में पहुंच चुके थे, जो पहले वाले घर का डीटो कॉपी था। मतलब ये लोग अभी उसी गेम में हैं, उसी गेम के सेकंड लेवल में शायद, जो शायद बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अभी ये सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट पागल हो चुके थे। उनमें सैनिटी बची ही नहीं थी। घर लौटने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते थे, मगर क्या ये लोग कभी अपने घर लौट पाएंगे? शायद नहीं। ये घर उन्हें अपने अंदर से जाने ही नहीं देगा, ना वो साइको उन्हें कभी आजाद करने वाला है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है और मुझे लगता है ये एंडिंग एक परफेक्ट सिक्वल के लिए ओपनिंग बन सकता है, क्योंकि जैसे कि हमें एंडिंग पे पता चला कि इस घर में, इस ग्रुप के अलावा भी ऐसे और भी कई सारे लोग हैं जिन्हें कोई साइको इस हवेली में अलग अलग हिस्से में कैद करके उनके दिमाग के साथ खेल रहा है, जानवर की तरह केज में रख के उनकी इंसानियत पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्योंकि शायद उसे भी पता है हर ग्रुप में कोई लालची तो होगा ही, जैसे फ्रांसिस, और कोई हॉट टेम्पर्ड जैसे राउडी। उन्हें आपस में लड़ा के इस साइको को बहुत मजा आ रहा होगा। इस ग्रुप को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो जरूर और किसी और ग्रुप की एक्टिविटीज होगी, क्योंकि बाहर की कोई आवाज शायद ही अंदर आ सकती है। मतलब ये एक तरह की रियलिटी शो ही है ना? मगर फिर ये तो एक कहानी है, लेकिन ये एक रूमर भी है कि ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट, सर्वाइवल टेस्ट और प्रेशर टेस्ट बहुत सारे जगहों पर अभी भी चल रही है। हम मानती हूँ ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए है, लेकिन सबके भलाई के लिए क्या कुछ गिने चुने लोगों पर ऐसे टॉर्चर करना जस्टिफाइड है? व्हाट यू थिंक? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।